नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी वकील का ढाबा सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का चौथा भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है सगा या सौतेला और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के चौथे भाग को शुरू करते हैं। कहानी वकील का ढाबा, भाग चौथा, नाम सगा या सौतेला। मैं अपनी उम्र के 24 साल में कदम रख चुका था और मेरी वकालत की पढ़ाई भी लगभग अपने आखिरी चरण में थी। मेरी हकलाहट की समस्या भी लगभग ना के बराबर थी। मैं अपने पिताजी के साथ उनके दफ्तर में भी उनके काम में हाथ बटा रहा था। उनके पास आए हुए केस में मैं काफी दिलचस्पी ले रहा था, जिस वजह से पिताजी मुझसे बहुत खुश थे। कुल मिलाकर जिंदगी पहले से बहुत ही बेहतर हो गई थी। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं सारी उम्र भूल नहीं सकता था और जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरी माँ, जिसे मैं भगवान से बढ़कर मानता था, मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। शायद मुझसे ज्यादा भगवान को उनकी जरूरत थी। माँ के जाने के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। मैं मानसिक तौर पर बुरी तरह से टूट गया था, क्योंकि एक माँ ही थी जिससे मैं अपने मन की बात करके अपना दिल का बोझ हल्का कर लेता था, और एक वह ही थी जो मुझे समझती थी, जो मेरे मन की बात मुझसे पहले जान लेती थी। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला महसूस करने लग गया था। एक दिन मेरी बुआ हमारे घर आई। सारिका बुआ, इनका मेरी जिंदगी बदलने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनकी दखल अंदाजी हमारे घर में बहुत ज्यादा थी। पिताजी को अपने और सौतेले में फर्क समझाने वाली यही औरत थी। सारिका बुआ समय समय पर पिताजी को मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच सौतेलेपन का फर्क समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। हो ना हो, मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने के पीछे सारिका बुआ का ही हाथ था। जब बुआ जी आई तब मैं बाहर ही बैठा हुआ था और जिस वजह से उनकी सबसे पहले मुलाकात मुझसे हो गई, मैंने उन्हें देखकर उनका अभिवादन किया, लेकिन उन्होंने मेरे अभिवादन पर कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और पिताजी के कमरे में उनसे मिलने चली गई। मुझे बुआ जी यह व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा और मैं उनकी बातें सुनने के लिए पिताजी के कमरे के साथ वाले कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि हो ना हो बुआ जी जरूर पिताजी से मेरे खिलाफ कोई ना कोई बात जरूर करने आई है। देखो भाई, तुम्हें अब यह फैसला जल्द से जल्द लेना होगा, बुआ जी ने पिताजी को कहा। लेकिन इतनी जल्दी? अभी रवि की माँ को गुजरे हुए दिन ही कितने हुए हैं। अभी नहीं। अभी नहीं? तो कब? मेरी मानो फैसला लेने का यही सही वक्त है। रवि की शादी करो और उसे कोई छोटा मोटा घर देकर अपने घर और अपनी जिंदगी से दफा करो। तुम्हें छोटे के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझसे यह नहीं होगा। आखिर लोग क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि रवि मेरा सौतेला बेटा है, लेकिन मैंने उसे कभी सौतेला नहीं समझा। भाई, तुम मेरी बात ना मानकर दूसरी गलती कर रहे हो। तुमने मेरी बात ना मानकर उसे वकालत के पेशे में डाल दिया था। लेकिन दीदी, वह मेरा भी तो बेटा है। सौतेला है। याद रखना, और सौतेले कभी भी सगे नहीं होते। रोहन ही तुम्हारा सगा बेटा है। दीदी, ऐसी बातें मत करो। मैंने कभी भी रवि और रोहन में कोई फर्क नहीं समझा। तुम समझोगे भी नहीं। जब समय आएगा तब तुम्हें खुद सब समझ में आ जाएगा। मेरी बात तो तुमने माननी नहीं, तो फिर मेरा यहाँ क्या काम? मैं चलती हूँ। यह कहकर बुआ जी वहां से अपने घर की ओर जाने लगी। परंतु जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो मैं उनके सामने खड़ा था। मुझे सामने खड़ा पाकर वह हैरान हो गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि मैंने सब कुछ सुन लिया था। यानी जो कुछ भी उन्होंने मेरे बारे में पिताजी को कहा था, मुझे सब पता चल चुका था।
जिस वजह से बुआ जी और पिताजी हैरानी से मेरी ओर देखने लग गए। बुआ जी तो मुझसे नजरें चुराकर वहां से निकल गई, लेकिन पिताजी वहां ही खड़े रहे। जब मैंने पिताजी की ओर देखा तो पिताजी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उनकी कोई चोरी पकड़ ली है। पिताजी और बुआ जी की बातें सुनकर मैं हैरान था। एक ओर जहां बुआ जी की बातें मुझे बुरी लगी थी, वहीं दूसरी ओर पिताजी की बातों से मैं खुश भी था। काफी समय तक मैं और पिताजी वहां चुपचाप खड़े थे। वह मुझसे अपनी नजरें चुरा रहे थे। कुछ समय के बाद मैं उनके पास गया, लेकिन खामोश खड़ा रहा। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। कुछ समय के बाद मैंने उनसे कहा, पिताजी, आपका क्या फैसला है? कैसा फैसला? यही जिसके बारे में बुआ जी और आप अभी बातें कर रहे थे। मेरी बात सुनकर पिताजी कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुझे अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, तुमने मेरी और अपनी बुआ की बातें तो सुन ही ली होंगी। तुम बच्चे नहीं, समझदार हो। तुम्हें ज्ञात हो गया होगा कि मैंने कोई भी गलत बात नहीं की। मैं तुम्हें पहले भी अपना बेटा मानता था और अब भी मानता हूँ और भविष्य में भी मानता रहूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं चूक सकता। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब तक मैं रहूंगा इस समाज में तुम्हें पिता का दर्जा जरूर देता रहूंगा। तुम्हें पिता की कमी कभी महसूस नहीं होगी। लेकिन पिताजी, सगे और सौतेले का अंतर जो समाज ने डाला है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बेटा, तुम इन सब बातों के बारे में ध्यान मत दो। तुम ऐसी बातों की चिंता करना छोड़ दो। यह समाज तो कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा। मेरे और पिताजी के बीच काफी देर तक बातें चलती रही और इस बात का फैसला ना हो सका, लेकिन मैंने मन ही मन यह फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ का देहांत हो गया। पिताजी सौतेले थे और सौतेले पिता मेरे साथ व्यवहार भी सौतेले जैसा करते थे। छोटे भाई के साथ मेरी शुरू से ही अनबन रही। मैं अपने घर में ही एक अजनबी के जैसे महसूस कर रहा था, जिस वजह से मुझे अपने ही घर में एक घुटन सी महसूस होने लग गई थी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद मैंने पिताजी की इजाजत लेकर घर से कुछ दूर अपना घर ले लिया और वहां रहना शुरू कर दिया। मेरा यह नया घर शहर के मुख्य बाजार में था। घर में एक कमरा बाहर बाजार की तरफ था। मैंने उस कमरे को अपना दफ्तर बना लिया और वहां अपनी वकालत शुरू कर दी। मैं सारा दिन तो कोर्ट में रहता और शाम को अपने घर आकर घर के बाहर बनाए अपने दफ्तर में बैठ जाता। मैं समय निकालकर पिताजी के पास भी जाता रहता। उनसे दूर रहने की वजह से हमारी नजदीकियां और भी बढ़ गई थी। मेरा छोटा भाई भी मुझसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगा था। हम तीनों बाप बेटे एक दोस्त की भांति व्यवहार करने लग गए थे। कुल मिलाकर माहौल खुशनुमा हो गया था। एक दिन पिताजी मेरे दफ्तर में आए। पिताजी को अचानक से आते देखकर मैं कुछ हैरान था। मैंने उनका स्वागत किया और उनको अपनी जगह पर बिठाया। मैंने सोनू यानी अपने असिस्टेंट को पानी लाने के लिए कहा। जब पिताजी आए तो वहां दो सज्जन बैठे हुए थे, लेकिन पिताजी के आते ही जब वह उठकर जाने लगे तो पिताजी ने उनसे कहा, बैठो भाई साहब, आप क्यों जा रहे हो? मैं तो सिर्फ कुछ देर के लिए ही आया हूँ। मैंने अभी चले जाना है। आप बैठो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमारा घर पास में ही है, हम फिर आ जाएंगे, आप बैठकर बातें करो। यह कहकर वे दोनों सज्जन वहां से उठकर चले गए और पिताजी ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, क्यों भाई, क्या हालचाल है? कैसा चल रहा है? तुम तो हमें भूल ही गए हो। यह आप कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर कई दिनों से तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? बस कुछ काम में व्यस्त था, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं आज रात को आपके पास आने ही वाला था। यार, ऐसा भी कैसा काम में व्यस्त हो जाना कि अपने पिता को ही भूल जाओ। खैर, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अब अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। यह सब आपका ही आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं यहाँ तक पहुँचने की कभी सोच भी नहीं सकता था।
बेटा जी, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम बेशक मुझे सौतेला समझो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी सौतेला नहीं समझा। खैर, अब काम की बात कर लें। मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहिए पिताजी। क्या बात करनी है? शादी की बात। शादी की बात। मैं आपकी बात समझा नहीं। हाँ, शादी की बात। देखो, तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हारी उम्र भी शादी के लायक हो चुकी है। तुम अपने पैरों पर खड़े भी हो गए हो। भगवान की कृपा से तुम अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो चुके हो। तो यही सही वक्त है तुम्हें शादी करने कर लेनी चाहिए। मेरे एक मित्र की बेटी है। कल मैंने उससे एक पार्टी में देखा था और उसे देखते ही मैंने उसे तुम्हारे लिए पसंद कर लिया था। अगर तुम कहो तो मैं अपने मित्र से बात आगे करूं। पिताजी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया था, क्योंकि मैंने अभी तक शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं पिताजी की बात को मना नहीं कर सकता था। मैंने मन ही मन फैसला किया कि अगर मैंने पिताजी की बात को मना कर दिया तो हो सकता है वह कहीं बुरा ना मान जाए, क्योंकि हमारा रिश्ता एक बहुत ही नाजुक धागे के साथ बंधा हुआ था, जो कभी भी, किसी भी समय और किसी भी वजह से टूट सकता था, और मैं उसे टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आप बड़े हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सोचा होगा वह गलत नहीं होगा। तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जो सोच कर आया था वही हुआ। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात को मना नहीं करोगे। रमेश यानी लड़की का पिता मेरे बचपन का दोस्त है। उसकी एक ही लड़की है और कुछ ही दिनों पहले वह विदेश से पढ़कर आई है। अगर मैं रमेश से उसकी बेटी का हाथ मांगूं तो वह मुझे मना नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी मर्जी जान लेना भी जरूरी था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। यह कहकर पिताजी उठकर जाने लगे। उनको उठकर जाते देख मैंने उनसे कहा, पिताजी आप बैठिए, आप कहाँ जा रहे हो? नहीं बेटा, अब मुझे जाना होगा। मुझे कुछ जरूरी काम है और फिर मुझे रमेश से भी तो बात करनी है। मैं जल्द ही तुम्हें फोन करके इस बारे में जानकारी दे दूंगा। यह कहकर पिताजी तो चले गए, लेकिन उनकी शादी वाली बात ने मेरे दिल में एक हलचल या यूं कह लो कि एक तूफान सा पैदा कर दिया था। मैं खुशी और हैरानी की मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ उदास भी था, क्योंकि अगर आज माँ जिंदा होती तो वह और भी खुश होती है। मैं इतना बेबस और लाचार था कि मैं यह खुशी किसी के साथ बांट भी नहीं कर सकता था। मैं अपनी शादी के बारे में किसी से सलाह वगैरह भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। माँ की मृत्यु के बाद ननिहाल वालों से मेरा रिश्ता काफी हद तक खत्म हो चुका था। मेरा मिलना जुलना भी उनसे काफी कम हो गया था। कुल मिलाकर मैं अकेला था और मुझे इस बारे में फैसला अकेला ही लेना था। इसलिए मैंने इस फैसले को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। मैं शाम के समय अपने घर में बने दफ्तर में बैठा करता था और वहां बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनता था। उन समस्याओं में ज्यादातर घरेलू समस्याएं होती थी, जिनका समाधान मैं उनको समझा बूझा कर दिया करता था। ज्यादातर मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं मेरे पास आने वाले लोगों की समस्याओं को कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचने दूं। मैं जहां तक हो सकता उनकी समस्याओं का समाधान वहीं अपने दफ्तर में ही कर दिया करता, जिस वजह से मेरी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। एक दिन मैं शाम को अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि तभी एक सज्जन मेरे पास आए। वह सज्जन मेरे पड़ोसी थे। दफ्तर में आकर बैठते हुए उन्होंने मुझसे कहा, और बेटा जी क्या हाल है? ठीक हूँ अंकल जी, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? बेटा, एक डॉक्टर और एक वकील के पास कोई तभी आता है जब कुछ ठीक नहीं होता। अंकल जी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा क्या बताऊं, मेरा एक मित्र है, उसे उसकी बहू ने बहुत ही तंग कर रखा है। तुम एक वकील हो तो सोचा कि तुमसे इस बारे में कोई सलाह ले ली जाए। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अंकल जी, यह भी कोई कहने की बात है। आप अपने मित्र को मेरे पास लेकर आएं। मैं जहां तक हो सके आपकी मदद जरूर करूंगा। बेटा वह मेरे घर पर ही है,
तुम कहो तो मैं उन्हें अभी बुला लूं। हाँ बिल्कुल अंकल जी, आप उन्हें अभी बुला लो। इसके बाद वहां बैठे सज्जन ने अपने घर पर फोन किया और अपने मित्र को मेरे दफ्तर में आने के लिए कहा। अब बेटा क्या कहा जाए। घर परिवार की परेशानियां आदमी को उम्र ये पहले ही बूढ़ा कर देती हैं। लोग अपने बेटों की शादी इसलिए करते हैं ताकि बुढ़ापे में उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन शायद उनको इस बात का पता नहीं होता कि असल समस्या तो इसके बाद शुरू होती है। मैं कुछ समझा नहीं अंकल जी। बेटा, मैं अपने मित्र के बारे में बात कर रहा हूँ। उसने अपने बेटे की शादी की और अपनी बहू से यह उम्मीद रखी कि वह उसकी सेवा करेगी, लेकिन सब कुछ उसकी सोच के विपरीत हुआ। अपने बेटे की शादी के बाद उसे ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि वह समय से पहले ही बूढ़ा लगने लगा। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में एक अंकल मेरे दफ्तर में आ गए। उनको आते देख मेरे पास बैठे अंकल उठ खड़े हुए और उन्हें लेकर मेरे पास आकर बैठ गए। उनके साथ एक लड़का भी था जो शायद उनका बेटा लग रहा था। पहले से मेरे पास बैठे अंकल ने मुझसे उनका परिचय कराते हुए कहा, बेटा यह मेरे दोस्त हैं। इनका नाम रमेश है और यह इनका बेटा है। यह वही है जिनका जिक्र मैं तुमसे कुछ समय पहले कर रहा था। नमस्कार अंकल जी, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। बेटा, अब तुम ही हो जो हमारी कुछ मदद कर सकते हो। जरूर अंकल जी, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। आप बताएं कि बात क्या है। बेटा, यह मेरा बेटा है। इसका नाम चेतन है। यह दो बहनों का इकलौता भाई है। मेरी एक फैक्ट्री है और अब चेतन उसे चलाता है। घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं है। 2 साल पहले हमने चेतन की शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद बहू की हमारे साथ कुछ बनी नहीं। मैं कुछ समझा नहीं अंकल जी। बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ समय है तो मैं तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। जो भी सच है और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मैं उसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताना चाहता हूँ, ताकि तुम खुद फैसला कर सको कि क्या गलत है और क्या सही है। जी बिल्कुल अंकल जी, मैं भी यही चाहता हूँ। आप मुझे अपने बारे और अपनी समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी दें, क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर और वकील से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। आप बेफिक्र होकर अपनी समस्या बताएं। बेटा, बात यह है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मेरा बेटा चेतन अपनी दो बहनों का इकलौता भाई है। इसकी दोनों बहनें इससे बड़ी है और दोनों ही शादीशुदा है। जब यह भाई बहन छोटे थे तभी इनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। उसके जाने के बाद मेरी बड़ी बेटी ने ही रसोई का कामकाज संभाला था। अपनी बहन और भाई को सुबह सुबह नाश्ता खिलाकर तैयार करके स्कूल भेजने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली थी। समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। फिर कुछ सालों के बाद मेरी बड़ी बेटी की शादी हो गई। उसकी शादी के बाद दूसरी बेटी रसोई का कामकाज देखने लग गई। कुछ वर्षों के बाद उसकी भी शादी हो गई। उसकी शादी के बाद हम दोनों बाप बेटे के सामने खाने पीने की दिक्कत आने लगी। मैं फैक्ट्री में होता और बेटे चेतन को कॉलेज में जाना होता। फिर हमारे लिए खाना कौन पकाता। कई रिश्तेदारों ने मेरी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मुझे दूसरी शादी करने की सलाह दे दी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरी बच्चों के जीवन पर इसका बुरा असर पड़ सकता था। मेरी बेटियों को उसके ससुराल में कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए मैंने अपनी शादी की जगह अपने बेटे की शादी करना उचित समझा। तुम बताओ बेटा, क्या मैंने सही किया। अंकल, आपकी परिस्थिति को ध्यान में रखकर मेरा तो यही विचार है, आपने अपने बेटे की शादी करने का फैसला बिल्कुल सही लिया। लेकिन समस्या क्या आ रही है। बेटा, वही बताने जा रहा हूँ। चेतन की शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे महसूस हुआ कि बहू का स्वभाव कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मैंने इस बारे में बहू से बात करनी चाहिए, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने यह सोचकर बात नहीं कि हो सकता है चेतन और बहू में कोई अनबन चल रही हो और मैं इन दोनों की बातों में आता हुआ अच्छा नहीं लगता।
समय बीतने के साथ साथ इन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। एक दिन मैंने चेतन को अपने पास बुलाकर इन झगड़ों की वजह के बारे में जानना चाहा तो इसने बताया कि बहू को चोरी करने की आदत है और वह घर से पैसा और जेवर वगैरह चोरी छिपे अपने मायके अपनी माँ को दे आती है। जब कभी चेतन उसकी चोरी पकड़ लेता है तो वह उसके साथ बिना वजह के झगड़ा करने लगा जाती है। काफी समय बीत जाने पर जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो एक दिन मैंने बहू को समझाया और उसे यह अवगत कराया कि मुझे उसकी चोरियों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं उसे एक मौका जरूर देना चाहूंगा। लेकिन इस सब के विपरीत बहू ने मेरी बात नहीं मानी और रूठ कर या यूं कह लो कि लड़ाई करके मायके चली गई। मायके जाकर बहू ने हम दोनों बाप बेटे पर दहेज, मारपीट और ना जाने क्या क्या इल्जाम लगाकर पुलिस स्टेशन में जाकर हम पर दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया। अब तुम ही बताओ बेटा, हम कहाँ गलत है? क्या चेतन की शादी करके बहू के रूप में एक बेटी की चाह रखना गलत है? अंकल जी आप शांत रहिए, मैं कुछ करता हूँ। बेटा तुम नहीं समझ पाओगे कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैं 2 शादीशुदा बेटियों का पिता हूँ और मुझ पर मेरी बहू ने यह इल्जाम लगाया है कि मैं उसे गधी नजर से देखता हूँ। इसका मेरी बेटियों के जीवन पर क्या असर होगा, मैं तो यह सोचकर घबरा रहा हूँ। अंकल आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, मुझे पर भरोसा रखें। बेटा अब तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। जरूर अंकल जी, आप घबराओ मत, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। आप पहले यह बताएं कि आपकी बहू ने अभी तक आपका नुकसान कितना किया है। बेटा इस बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। चेतन की शादी किए लगभग 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में बहू ने कितना पैसा चोरी छुपे अपने मायके वालों को दिया है, इस बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। बेटा भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, हमने बहू से दहेज में एक फूटी कौड़ी तक नहीं मांगी, उल्टा उनकी मदद ही की है। क्योंकि मेरा विचार था कि अगर हम किसी गरीब घर की लड़की को अपने घर बहू बनाकर लाएंगे तो वह हमारी सेवा करेगी, लेकिन हम गलत थे। ठीक है, मैं समझ गया। क्या समझ गए? हमें भी तो बताओ। अंकल जी जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, इस तरह के झूठे केस हमारे पास आते ही रहते हैं। जरा सी बात पर लड़की पक्ष का लड़के पक्ष पर दहेज उत्पीड़न जैसा इल्जाम लगाकर केस करना और उस केस की आड़ में लड़के वालों से भारी पैसों की मांग रखना। वैसे आपसे तो अभी तक पैसों की कोई मांग वगैरह तो नहीं की ना? की है ना? बहू कहती है कि अगर हमने उसकी मांगे नहीं मानी तो हम पर केस कर देगी। क्या मांग है उनकी? 50 लाख नकद, एक फैक्ट्री और दिल्ली वाला फ्लैट जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास है। अब बेटा तुम ही बताओ क्या यह सही है? तुम्हारे अनुसार उन्हें कितना देना उचित है जिससे हमारा पीछा उस बला से छूट जाए? अंकल जी मेरे अनुसार तो उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देनी चाहिए और अगर आप मेरे कहे अनुसार चलें तो ऐसा हो भी सकता है। बेटा मैं कुछ समझा नहीं, क्या ऐसा संभव है? उन्होंने हैरानी से पूछा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। अभी पिछले दिनों ही हमने एक 15 साल पुराना केस सुलझाया था। लड़की पक्ष वालों ने आप जैसे ही झूठा केस लड़के पक्ष पर कर रखा था, जिसकी आड़ में वह भारी भरकम रकम की मांग कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त के पिताजी जो कि बहुत ही काबिल वकील हैं, उन्होंने बिना पैसे के लेन देन के वह केस जीत लिया था। बेटा तो हमारा भी कुछ सोचो, तुम भी ऐसा कुछ करो कि ज्यादा पैसे भी ना देने पड़े और केस भी बिना किसी शोर शराबे से खत्म हो जाए। अंकल आप चिंता मत करें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके केस की कार्यवाही को आगे बढ़ाऊं, मुझे आपसे कुछ बातों के बारे में जानकारी चाहिए। कैसी बातें? पहली बात, क्या आप अपनी बहू को वापस घर लाना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि मान लो अगर आप और लड़की पक्ष में किसी प्रकार से सुलह हो जाती है तो क्या आप इस सुलह से सहमत हो जाओगे? बेटा इसके बारे में कहना तो मुश्किल है, क्योंकि अगर बहू हमसे माफी मांग लेती है और उसके परिवार वाले सुलह का प्रस्ताव हमारे समक्ष रखते हैं
इसमें बुरा ही क्या है? अंकल जी, माफ करना, यहीं पर आप गलत हो। मैं गलत हूँ? कैसे बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अंकल ने हैरानी से पूछा। अंकल जी, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।